आपकी जो रोबोटिक मोड ऑफ लर्निंग आ गई है, ये जो AI टूल्स आ गए हैं, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसका अभी आपने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव आप नहीं देखते चले, इम्पैक्ट क्या है और इन द लॉन्ग रन कि क्या ये हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को खाना तो नहीं शुरू कर देंगे? रोबोटिक्स हो जाए या आपके वो जो AI के टूल्स हैं सारे, जी बिल्कुल। ये आपकी हेल्प के लिए बने हुए हैं, ये आपकी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बने हुए। आपके और मेरे ज़हन में एक ही बात हो, लेट्स से अपने टॉपिक पे रिव्यू लिखना है, तो आप जो प्रॉम्प्ट लिखेंगी वो और होगा जो मैं लिखूंगा, और दोनों का रिस्पॉन्स फ़र्क होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आज लोगों से कहना शुरू करूं कि यार लालटेन की लाइट में जो पढ़ाई होती थी ना, उस मेहनत का जवाब नहीं। तो वापस ऐसा है कि तुमने आज लालटेन रख के पढ़ा करना है, ये लाइटें वाइटें आ गई हैं लेकिन इनको दफ़ा करो, इनकी ज़रूरत नहीं है। ऑगमेंटेड क्लासेस जो हैं या ये जो वर्चुअल रियलिटीज़ वाली क्लासरूम्स आप बिल्ड करते हैं, इनका प्लॉट तो टीचर नहीं बनाना है। कुछ अब जो रिसर्च जर्नल्स हैं उन्होंने तो बाकायदा कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपने इन रिसोर्सेज का किसी भी AI टूल का इस्तेमाल किया है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करें एज योर को ऑथर। मैंने देखी है पब्लिकेशन चंद जिनमें ना ChatGPT उनका को ऑथर है। बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर थोड़ा सा 10, 25, 30 साल 40 साल पीछे चले जाएं, तो जब मैं मैथमेटिक्स में को पब्लिकेशन करूं तो कैलकुलेटर को अपना को ऑथर लिखना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और उससे भी बहुत पीछे चला जाऊं, जिस ज़माने में हम वो कलम से लिखा करते थे स्याही दवात, तो उस ज़माने में अगर मैंने टाइपिंग आ गई थी तो टाइपिंग को अपना को ऑथर बनाना चाहिए मुझे। जो स्टूडेंट का स्पैन ऑफ अटेंशन है नई टेक्नोलॉजीज ने उसको बड़ा शॉर्ट कर दिया, मुझे ये लगता है। बिकॉज इफ़ आई शेयर द एग्जांपल एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो अगर आप पुराने वाले लेक्चर्स देखें तो उनकी जो लेंथ थी वो एक क्लासरूम टीचिंग की लेंथ थी, लाइक इट्स 40-45 मिनट्स। अब वो हम मॉड्यूल बेस्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर आ गए हैं, विच इज़ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप 10-15 मिनट में 12 मिनट में अपने मौजू को समेटिए। और उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजीज जिसमें टिकटॉक लीड कर रहा है, बहुत से यूट्यूबर्स आ गए हैं जो आपको कहते हैं कि आपने जो 4 महीने लगा के पूरी एक क्लास से पढ़ना है, आप मेरा 1 घंटे का ये लेक्चर देखें एंड यू विल लर्न एवरीथिंग। ये स्पैन ऑफ अटेंशन, ये जो नए मोड ऑफ टीचिंग है, इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्या हो रहा है? अच्छा है, ठीक है, या यही तरीके हैं आप मॉडर्न लर्निंग? अच्छा देखिए, इसको ना मैं अच्छे बुरे के पैमाने पे दुनिया की कोई चीज़ भी नहीं देखता। अच्छे बुरे का पैमाना कोई नहीं है जी। वो चीज़ जो आपका पर्पस सर्व कर देती है ना, वो अच्छी है। अटेंशन स्पैन लोगों का अब नहीं कम हुआ, इससे पहले भी था। जब मैं कोई किताब उठाता हूँ, अगर उसके पहले 1-2 सफ़े मुझे इम्प्रेस नहीं करते तो बाकी किताब में कोई नहीं पढ़ता। मुझे उसकी कोई चीज़ क्लिक करती है तो मैं आगे चल पड़ता हूँ। शायरी की किताब उठा लें, आप शेर पढ़ना शुरू करते हैं, अगर एक आध सफ़ा लगा इम्प्रेसिव नहीं है ना तो फिर कोई नहीं पढ़ते लोग। अब भी यही है। आप तो 12 मिनट कहती है ना, अब लोगों का अटेंशन स्पैन मुझे लगता है कि 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। वो रील्स वो खोलते हैं, अगर 1-2 लाइनें इम्प्रेसिव नहीं है ना पहले, तो अगला, उससे अगला। ये चेंज आई है। लेकिन अब इस चेंज को बुरा कह लें, अच्छा कह लें, जो दिल करता है, लेकिन ये है, ये एग्जिस्ट करती है और ऐसे ही इसने चलना है। अब मेरे पास ये गुंजाइश नहीं रही कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो सुनने वाले से रेलेवेंट ना हो। बिल्कुल। टीचिंग में ना लोग कहते हैं ना जी, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो 100 लोगों की क्लास है तो 10 लोग आए होते हैं, पता नहीं वो भी क्या अपना वो ऑन करके क्या कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी बात उनको पाबंद नहीं करेगी ना कि वो बैठें, तो आप उनको फोर्सफुली नहीं बिठा सकते। ये इसने ऑनलाइन टीचिंग में ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कर दिया। फेस टू फेस में ये था कि मुझे तब भी पता नहीं था कोई मेरी बात सुनता है कि नहीं। सामने बैठा हुआ है, फिजिकली मेरी बात सुन रहे हैं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन एटलीस्ट उनको फिजिकली मौजूद रहना पड़ता था। एक दफ़ा आ गए हैं तो कर्टेसी में उठ के कोई नहीं जा सकते, बोर हो रहे हैं तो अपनी कोई और चीज़ निकाल के करते रहेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। ऑनलाइन में उसको ये फैसिलिटी है, माइक ऑफ किया, कैमरा ऑफ किया, जो दिल करता है करो। लेकिन वो नहीं जाएगा जी, मैंने देखा है, जब उसको आपकी बात में वजन नज़र आता है, आपकी बात उसको अट्रैक्ट करती है, आप ज़रा सी देर के लिए टॉपिक से हटते हैं, वो क्लास से हट जाते हैं। सो ये इतना बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। अच्छा, जब मैं अपने आप को फोकस करता हूँ ना जी, तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की ना ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाली, बिल्कुल, आपका स्टाफ इतना होता नहीं। जो बात मैं
लंबी करके 20 मिनट में कर रहा होता हूँ, अगर मैं उसको फोकस करके दुरुस्त तरीके से करूँ तो शायद 1-1.5 मिनट की होती है। बाकी टाइम तो मैं उसको रीट्रेट करने में खर्च करता हूँ। सही। तो इसलिए कोई ये टीचिंग के लिए मेरे हिसाब से, मेरे अपनी ज़ात के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैंने कम बोलना है और बेहतरीन बोलना है। ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, कम और बेहतरीन से मुझे एक और अब सवाल आपके सामने जो आ रहा है वो ये है कि जो हम लोग पहले भी रिकॉर्डिंग से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि अब एक हवा निकली है कि एक बात निकली हुई है कि जो 2-2 साल प्रोग्राम, 4 साल डिग्री प्रोग्राम, आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप कुछ स्किल सीखिए और उसके बाद आपको बेहतरीन कहीं ना कहीं जो है आपको जॉब मिल जाएगी और आप उसमें लीडिंग जो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नाम नहीं ले सकते उनका, उन्होंने भी ये काम स्टार्ट किया है कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप ये कोर्सेज कंप्लीट करते हैं तो आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको जॉब दे देंगे। और स्टूडेंट इस बात को दे आर बाइंग दैट आर्ग्यूमेंट कि हाँ, हमने 4 साल डिग्री प्रोग्राम नहीं करना, फॉर्मल एजुकेशन नहीं करनी, हम कुछ कोर्सेज करते हैं, हम माइक्रो क्रेडेंशियल्स करते हैं, डे एंड पे डिग्री मिलती है नहीं मिलती, स्किल है, हमें जॉब मिल जाएगी। आप इस ट्रेंड को किस नज़र से देख रहे हैं? ये 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जी। एक जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अब दुनिया में बहुत सारे इदारे हैं जो आपसे डिक्लेयरडली कहते हैं कि हमें डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और उससे हम लोगों ने ये मतलब निकाला कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो है अब ये तो ख़त्म होने वाली है, अगला दौर जो है वो तो शॉर्ट सर्टिफिकेट्स का है और नौकरी इससे अच्छी मिलेगी। ख़ास तौर पे जो आपके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, इनको अभी क्योंकि आजकल इसका वो है, ज़रूरत है बहुत सारी, तो उनको ये लगता है यार ये क्या मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, ये क्या काम होता है, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट करता हूँ और मुझे कल को जॉब मिल भी जाती है। अब मैं इसको यूँ देखता हूँ कि देखिए, उन लोगों को एक वर्क फोर्स चाहिए जो लोअर लेवल पे काम करे और स्किल्ड हो, और उनको ये ज़रूरत नहीं है कि वो पूरे चेन को समझती हो, उनको ये ज़रूरत है कि वो जिस स्पॉट पे उसको खड़ा करना है ना काम, वो काम वो उतना सा आता हो बस। मैंने लेट्स से कि यहाँ एक पेन लगानी है तो मुझे वो पेन लगानी आती हो, एंड आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स। उनको भी कोई एम्प्लॉयर को भी नहीं है। ये बिल्कुल हमारे जैसे अनएम्प्लॉयड कंट्री में, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है यूथ में, और यूथ अपने नंबर में भी बहुत ज़्यादा है, सो वहाँ पे ये बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है करने में, विद एन अंडरस्टैंडिंग कि ये कैरियर्स नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये एक स्किल्ड वर्क फोर्स है, जैसे पहले लेबर होती थी उसी तरह की एक लेबर है। उन मुल्कों में जो ये प्रमोट करते हैं उनको एक सस्ती लेबर चाहिए जो यहाँ से मिल जाएगी। हमें भी ठीक है कि यार अनएम्प्लॉयड है, चलो फ्रीलांसिंग करेंगे, जॉब पैसे आ जाएंगे, खुशहाली होगी। ये अंडरग्रेड एजुकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल। आपको जहाँ पे भी सब्जेक्ट की डेवलपमेंट, जहाँ पे भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़नी है, जो पॉलिसी है फर्दर आने वाले वक्त में, वो अब भी वही लोग कर सकते हैं जो सब्जेक्ट के प्रॉपरली पढ़े हुए लोग हैं, उन मुल्कों में भी और हमारे मुल्कों में भी। बिल्कुल। सो इसलिए हमें ये अंडरग्रेड की रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं, अगर आप डिपार्टमेंटल वाइज बात करो ना जी, ये वो सारा टास्क है जो हमारे ये जो टेक्निकल एजुकेशन है ना, इसको हैंडल करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को इसमें जाने की शायद ज़रूरत नहीं है, ये उनका डोमेन है, वो लोगों को ये सिखाएं और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं। यूनिवर्सिटीज़ को अब भी अंडरग्रेड प्रोग्राम्स को डेवलप करना चाहिए, उनको रेलेवेंट बनाना चाहिए और आने वाले वक्त की ज़रूरत के हिसाब से रीडिज़ाइन करना चाहिए। बिल्कुल सर। और इसमें एक और अगर मैं पॉइंट ऐड कर दूं, जो हमारे स्टूडेंट्स आके यही बात कर रहे होते हैं, वैसे इसके अगर फॉर्मल एजुकेशन इतनी ही रेलेवेंट होती जा रही है, तो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा और अपने किसी भी आप शो कर रहे होते हैं स्किल्ड लेबर अपने आप को, तो व्हाई दे आस्क यू द नंबर ऑफ एजुकेशन जो आपने जो उसकी तालीम जो है वो हासिल की है, इट मीन्स कि वो भी इसको वैल्यू करते हैं। हमारे अपने मसाइल हैं जी, लेकिन आप देखें यूरोप है, ये जो बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनकी मौज लगी हुई है। बिल्कुल। आप एक बच्चे को जी 16 साल पढ़ाते हैं, वो 16 साल पढ़ के उसने भारत कोई सेंस डेवलप की होती है, और उसके बाद आप एक 3 महीने के सर्टिफिकेट पे आपको एक लोअर जॉब के लिए एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी
मिल जाता है जो आपको अपने मुल्क में कभी नहीं मिलेगा इस पैसे पे। बिल्कुल, जिसने उस डिसिप्लिन को इन डेप्थ स्टडी किया है 4 साल लगा के, उसने उसके अंदर उस एरिया के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन उनकी भी मौज है और हमारी भी मौज है, विन विन है, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है देने के लिए, उनके पास लेबर नहीं है। चलें सर, इसी तरह इसी गैप से जो है ना वो दुनिया चल रही है। अच्छा, हमारा जो डिस्कशन जो लास्ट फेज़ में आ गई है, उसमें हमने कहा था कि हमने बहुत ज़्यादा बात करनी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के हवाले से, बिकॉज़ ये अब बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन आ गई है। AI टूल्स, अगर मैं एक रिपोर्ट आपसे मैं शेयर करूं, तो पिछले चंद एक माह में तकरीबन 4000 AI टूल्स लॉन्च हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आपको जिस तरह आपने भी कहा कि एक असिस्टेंस मिल गई है, आप अपना काम अपने ऑपरेशंस को आपने स्मार्ट कर लिया है। एक नई डिबेट जो खुली है इस AI टूल्स की वजह से, या ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी जो चीज़ें आ रही हैं, वो ये चीज़ आ रही है कि क्या ये हमारी एनालिटिकल एबिलिटी की रिप्लेसमेंट आ गई है। जिस तरह अभी आप भी शेयर कर रहे थे कि आई गेस इट्स हार्वर्ड जिन्होंने रोबोट को इंट्रोड्यूस कर दिया एज द टीचर। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो रोबोटिक मोड ऑफ लर्निंग आ गई है, ये जो AI टूल्स आ गए हैं, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसका अभी आपने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव आप नहीं देखते, चले इम्पैक्ट क्या है, और इन द लॉन्ग रन कि क्या ये हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को खाना तो नहीं शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, आप रोबोटिक्स हो जाए या आपके वो जो AI के टूल्स हैं सारे, जी बिल्कुल, ये आपकी हेल्प के लिए बने हुए हैं, ये आपकी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बने हुए। एंड दे कैन नेवर रिप्लेस। जो फ्लूइडिटी इंसान के दिमाग में है, वो उस लेवल की फ्लूइडिटी आप कभी भी AI टूल में नहीं पैदा कर सकते। AI टूल हमेशा किसी न किसी डेटा सेट से इंफॉर्मेशन लेके काम करेगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उसके अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि वो उन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सके जो अभी मौजूद नहीं है। बिल्कुल इंसान का जहन ये कर सकता है। अच्छा, फ़ायदा है कि नुकसान है? बहुत फ़ायदा है मेरे नज़दीक। ऐसी डेवलपमेंट्स का हमें फ़ायदा ये है कि बहुत सारा डंकी वर्क जो पहले मैं करता था खुद, उसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं रही। मतलब अभी रिसेंट आपने भी जो पॉइंट आउट किया ना, ये चैट GPT वगैरह की बात की, हम आजकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा डिबेट है यार। इसके बाद तो देखो ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल, कोई भी बंदा जाएगा, लिखेगा, और वो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है जी। अब अगले दौर की स्किल वाकई ये नहीं है कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करेंगे। अगले दौर की स्किल ये है कि आप कौन से प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू सर्च द राइट थिंग। राइट, आप मशीन से ये पूछना चाहते हैं ना कोई चीज़, तो आपने उससे किन अल्फाज में पूछनी है। आपके और मेरे ज़हन में एक ही बात हो, लेट्स से अपने टॉपिक पे रिव्यू लिखना है, तो आप जो प्रॉम्प्ट लिखेंगी वो और होगा, जो मैं लिखूंगा और दोनों का रिस्पांस फ़र्क होगा। बिल्कुल, मैं जितना क्रिस्प और क्लियर प्रॉम्प्ट बना सकता हूँ, उतनी टू द पॉइंट आंसर। प्रॉम्प्ट साइंस आ गई है ना, आ गया। वो एक पूरी एक लॉजिक है उसके बिहाइंड। तो अब जो अगले दौर में रिसर्चर को सिखाना है, वो ये सिखाना है, रिव्यू करना नहीं सिखाना। मैं उसके इतना सारा वक्त खर्च करता हूँ कि वो एक रिव्यू लिखे। अगर एक मशीन वो लिख देती है और मुझे पढ़ के लगता है कि सेंसिबल है, बिल्कुल, तो ठीक है, मुझे उसको यूज़ कर लेना चाहिए। अब सिखाने वाली बात बदल गई। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़, जो रिसर्च का ये सारा बैकग्राउंड था सारा ना जी, जो मैं रैशनल बनाता हूँ, या उसके बाद मैं लिटरेचर लिखता हूँ, फिर उसके अगेंस्ट टूल बनाता हूँ, ये अब इसमें से जो काम मुझे मशीन कर देती है वो छोड़ देने चाहिए और फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए उन चीज़ों पे जिनको मैं पहले कम तवज्जो दे पाता था, अब ज़्यादा उससे नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ। एनालिटिकल जो हमारा फोकस है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। इसमें ना जी, जो लोगों में डेवलप करने वाली चीज़ है ना, वो हायर ऑर्डर लर्निंग है। अच्छा, ये फ़िक्रा हम ना बारहा कहते भी चले आए हैं, लेकिन हमने जो इसको एक्चुअली एटलीस्ट हमारे यहाँ जिस सेंस में सिखाना था ना, वो सिखाया कोई नहीं है हमने। मतलब मैं आज भी अगर अपनी फील्ड में देखूं, तो हम लर्निंग की लेबलिंग गलत कर लेते हैं। वो उस लेवल जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं ना जी, जो लर्निंग में इन्फ्लेशन है, वो यही है, जिसका आउटकम ये है कि आपने अपने पूरे सिस्टम को उठा लें एक छोटी सी मैट्रिक में। बच्चा जब 1000 में से 990 नंबर लेता है,
तो आप जब उससे मिलते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट ये होती है सिर्फ तो 1000 में से 1000 नंबर भी लेते हैं, तो आपको ये डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार ये इसमें वो बात नहीं है जो इतने नंबरों वाले बच्चे में होनी चाहिए। बिल्कुल उसका फॉल्ट नहीं है, आपने जिस तरीके से उसको मेजर किया, आपका मेजरिंग टूल ठीक नहीं था। नतीजतन ये हुआ कि आपने उस पर वो वाले लेबल लगा दिए जो स्किल उसमें है ही नहीं थी, आपने लिख के लगा दिया इसमें है। तो फॉल्ट आपके टूल का है, उसका नहीं है। नतीजतन अब ये काम हमें दुरुस्त करना है जी। लोअर ऑर्डर लर्निंग पे बहुत तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। इट डज़ नॉट मीन कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो काम अब आपके लिए मशीन कर देती है। इंफॉर्मेशन स्केच कहीं से सिलेक्ट करना, उसको फेच करके ऑर्गेनाइज करना, वो मशीन ने कर दिया। उस चीज़ के मीनिंग बनाना, उसमें से जो मैंने पहले कहा सेंस डेवलप करना, ये अब भी मशीन नहीं कर सकती, ये आपने करना और ये स्किल आपको सिखानी चाहिए। सो ये कोई फियर की चीज़ नहीं है जी, सपोर्टिव चीज़ है। मसलन आज के दौर में क्या तुक बनता है जी, मैथमेटिक्स का कोई काम बच्चे ने करना और मैं को तुम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, रिग्रेशन आपने हाथ से कैलकुलेट करनी है, क्या इसमें क्या एडवांटेज है कि मुझे फार्मूले याद हों और मैं सारा कुछ उसमें वैल्यूज़ इनपुट करूं और फिर सॉल्व करूं, जबकि वो एक मशीन मुझे बड़ी आसानी से करके दे सकते हैं। तो मुझे ये सिखाइए ना कि उस मशीन को तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल आप मुझे ये क्यों सिखाना चाहते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आज लोगों से कहना शुरू करूं कि यार लालटेन की लाइट में जो पढ़ाई होती थी ना, उस मेहनत का जवाब नहीं। तो वापस ऐसा है कि तुमने आज लालटेन रख के पढ़ा करना है, ये लाइटें वाइटें आ गई हैं लेकिन इनको दफ़ा करो, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही मेरा बिहेवियर अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा? ठीक, अच्छा इसमें ना सर आप बात करें तो मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रही थी शेयर करने के लिए। व्हेन आई गो टू द चाइना, लोगों से बात की तो मैंने उनसे ये कह दिया कहीं कि यू गाइज आर नॉट स्ट्रीट वाइज, इफ़ यू आर टॉकिंग विद द पाकिस्तानी पर्सन तो आप देखेंगे कि वो हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है। तो उसमें एक ने यही गिला किया कि यू पाकिस्तानीज, जो आपने लेबलिंग की बात की ना कि हम लर्निंग का लेबलिंग लगा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस फील्ड के आप मास्टर्स कहलाए जाते हैं ना, आपकी उस फील्ड के अंदर भी जो लर्निंग है वो इतनी डीप नहीं होती है। और अगर आप हमें कहते हैं वी आर नॉट द स्ट्रीट वाइजर्स, लेकिन मेरी जिस एक डिसिप्लिन में डिग्री है, अगर आप उसके बारे में सवाल करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग से पहले एक बड़ी अच्छी एग्जांपल शेयर की थी वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की, कि वो और उसका जो इस्तेमाल है इस वक्त हमारे मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाहर तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये जो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी क्रिएट की जाती है, इसका जो इम्पैक्ट आता है लर्निंग पे वो क्या होता है? देखिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, वो मसलन ये जो क्लासरूम वर्चुअल बना लेते हैं ना, इसमें बहुत स्पेस है ऐसी चीज़ों को आसानी समझाने की जिसको मैं कभी भी अपने अल्फाज में नहीं समझा पाता। ठीक है, पर्टिकुलर मिसाल के तौर पे सादा सी मिसाल लेता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाना हो तो मुझे 15 मिनट चाहिए ये गुफ्तगू करने में कि ये एक 3 डायमेंशनल चीज़ है और अगर आप विजुअलाइज करें तो ये ऐसे होगी, या आप खुद बनाना शुरू कर दो या मैं उसको ड्रॉ करना शुरू करूँ, जबकि वो 2 डायमेंशन की किसी चीज़ पे मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता ठीक तरीके से। अच्छा, फिर मैं मिसालें मुख्तलिफ तरह की, कभी बॉल की, कभी तरबूज की, कभी इस तरह की मिसालें लेता हूँ ताकि वो उनके, और अगर मैं इसको दिखा सकूँ 3D किसी मॉडल में तो मेरी वो सारी गुफ्तगू 1 मिनट में महदूद हो जाती है। मेरा वो सारी एनर्जी जो मैं उस काम पे लगाता था वो उधर हो गई। लेकिन इस सारे हैविंग सेड ऑल दैट, ऑगमेंटेड क्लासेस जो हैं या ये जो वर्चुअल रियलिटीज़ वाली क्लासरूम्स आप बिल्ड करते हैं, इनका प्लॉट तो टीचर नहीं बनाना है। ये क्या मैंने सिखाना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, किसकी सपोर्ट में कौन सा आर्टिफैक्ट चाहिए होगा, ये डिसीजन आज भी टीचर के पास है। ये रोबोट नहीं कर पाता, ये कोई और नहीं करेगा, ये आप प्लान करेंगे और नतीजतन हाँ उसको बेहतर प्रेजेंट करने में ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं। ठीक, अच्छा, यानी हम इसको एज एन अनएबलर, एज फैसिलिटेटर देखें इन टेक्नोलॉजीज को, बट नॉट एज रिप्लेसमेंट ऑफ अ टीचर। ये थिंकिंग डिवाइसेस नहीं है जी। बिल्कुल, थिंकिंग डिवाइस अब भी यही है जो टीचर के नहीं। वो आपने जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दी वो यही थी कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं उस इनपुट के ऊपर जो आपने प्रोड्यूस किया है। ठीक हो गया सर। इसमें अब ये जो AI टूल्स के साथ साथ जो हम फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने देखा होगा
स्टूडेंट्स जो हैं अब इन एआई टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर जो भी हम उनको असेसमेंट देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, कोई डिस्कशंस वगैरह देते हैं, बड़ा अंधाधुंध सा इस्तेमाल हो रहा है उसमें। अब यही चीज़ हम रिसर्च में भी देख रहे हैं, ये जो एथिकल कंसिडरेशन है इन एआई टूल्स की इन द रिसर्च, उसके हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? और दूसरी बात यह है कि कुछ अब जो रिसर्च जर्नल्स हैं उन्होंने तो बाकायदा कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपने इन रिसोर्सेज का किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल किया है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करें एज योर को ऑथर। तो क्या स्टूडेंट्स, चले हम कहते हैं एट द ग्रेजुएट लेवल, इतना अंधाधुंध इस्तेमाल जो है इस वक्त जो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के दरमियान में ना, बिल्कुल लाइक उसके ऊपर कोई भी वो जिसे कहते हैं ना कि कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए मुझे एक सहूलत मिलेगी तो मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करूंगा? आप मना करेंगे तो मैं छुप के कर लूंगा। ठीक, मुझे क्यों वो सारी मशक्कत करनी चाहिए जिसके बगैर मेरा काम चल जाता है? ये स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करना है मेरे ख्याल में गलत है। अच्छा, जो ये जो कॉन्सेप्ट आया ना जी, मैंने देखी है पब्लिकेशन चंद जिनमें ना चैट जीपीटी उनका को ऑथर है, बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर थोड़ा सा 10 25 30 साल 40 साल पीछे चले जाएं, तो जब मैं मैथमेटिक्स में को पब्लिकेशन करूं तो कैलकुलेटर को अपना को ऑथर लिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और उससे भी बहुत पीछे चला जाऊं, जिस ज़माने में हम वो कलम से लिखा करते थे स्याही में, दवात में, तो उस ज़माने में अगर मैंने टाइपिंग आ गई थी तो टाइपिंग को अपना को ऑथर बनाना चाहिए मुझे। ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट इसको उज़र के तौर पे ले ले, मतलब ये ऐसा नहीं, एआई टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है। मेरे नज़दीक बिल्कुल जायज़ है जी। अच्छा, ये हर नहीं, लेकिन रूप से फिर जो हम इसके ऊपर एक एथिकल कंसिडरेशन अप्लाई करते हैं, फिर वो कैसे वो apply सिखानी चाहिए। एथिकल कंसिडरेशंस हमारे मामलात में क्या है जी? ठीक, मैं जो जहाँ से लूँगा रिपोर्ट करूँगा कि ये मैंने वहाँ से लिया है, ठीक, ये मुझे बताना चाहिए। मैं कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा जिसमें मैं किसी को डिसीव कर रहा हूँगा। मैं कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा रिसर्च में जिससे किसी को हार्म पहुँच सकता हो। सही, इसी तरह की बातें ना, ये बहुत बिल्कुल सारी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सिखानी चाहिए। ये रिसर्च एथिक्स जो है, ये एरिया बहुत वीक है। बहुत, हमने नहीं इस पे कभी बात की ढंग से, ना हमारे यहाँ कोई रिसर्च एथिक्स कमेटीज़ पाई जाती हैं जो आपको रिसर्च की अप्रूवल देती हूँ या आपकी रिसर्च को ये इंश्योर करती हूँ कि एथिकली करेक्ट है। ये सिखाना चाहिए। ठीक, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता जी कभी भी कि लोगों को इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं एज ए टीचर खुद इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल, मुझे जब कोई चीज़ लिखनी होती है और मैं समझता हूँ कि इसकी नेचर फैक्चुअल सी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन फेच करनी है, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल लिखता हूँ चैट जीपीटी में जाकर, उससे मांगता हूँ, वो मुझे दे देता है। अगला काम क्या है? उसकी सारी बातें मानता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ, जो मुझे लगता है सेंसिबल है। आई गेस हेलुसिनेशन का इशू बहुत ज़्यादा है चैट जीपीटी के अंदर, बहुत ज़्यादा, और ये वही ढूंढ सकता है जिसको अपनी फील्ड की नॉलेज होती है। ठीक तो हो गया, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल एथिकली इस्तेमाल कीजिए। और जो अब मुझे ट्रेन क्या करना है, मुझे लोगों से अब वो बातें पूछनी है जो उसके बियॉन्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं अगर कोई आपको चैट जीपीटी ये तो निकाल देगा कि पाकिस्तान में एजुकेशनल पॉलिसीज़ कब कब आई, उनके मेन फीचर्स क्या थे। सही, लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूँ ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के ग्रो ना करने में पॉलिसीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन था, या पॉलिसीज़ के कौन से एस्पेक्ट ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, तो या ये, कम कंट्रीब्यूट किया, तो ये बात आपको चैट जीपीटी ठीक नहीं बता सकेगा, बिकॉज उसके पास ये कनेक्ट करना और एक साइड वाली इंफॉर्मेशन जो इधर से आनी है उसके पास नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ किसी ना किसी डेटा बैंक से हमेशा फेच करता है। बिल्कुल, उस बहुत सारी बातें उस डेटा बैंक का पार्ट ना है, ना हो सकती हैं, कभी वो दिमाग में है। तो मुझे अब अपना जो एजुकेशन की डिमांड्स है ना लोगों से सीखने की, जो वो बदलनी चाहिए, उनको ज़्यादा चैलेंजिंग बनाना चाहिए। और वो जो हायर ऑर्डर लर्निंग वाली चीज़ें हैं ना, जो आजकल बड़ा पॉपुलर है, 4 C's, बिल्कुल, है ना, तो वो बता भी दें, वो जो कहते हैं जी, कोलैबोरेशन है, क्रिएटिविटी है, ऐसे बाद वो कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है। ये 21st सेंचुरी स्किल्स में ना बहुत सारी, को 16 के करीब है, जिनमें से ये 4 बहुत ज़्यादा कोड की जाती हैं। ये और बिल्कुल दुरुस्त है कि ये डेवलप करनी चाहिए। देखिए, मैं किसी को जब आज किसी सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो सारे का सारा नहीं पढ़ा सकता किसी कोर्स में, ना पढ़ाने की ज़रूरत है। जो मैं आज पढ़ाऊँगा ये कल वैलिड होगा ये भी मुझे नहीं पता, बिल्कुल, ये बदल जाएगा। तो ऐसी चीज़ को पढ़ाने पे मुझे क्यों अपनी एनर्जी सर्व करनी चाहिए? मैं उनको ये क्यों ना सिखा दूं कि जो आपकी ज़िंदगी में कल को प्रॉब्लम पेश आना है
उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम की सॉल्विंग हाँ जो वो एक स्किल है, अप्रोच है। वो स्किल बता दूं उन्हें, और फिर उन्हें ये साथ सिखा दूं कि ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, बिल्कुल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम। चाहे आप वो साइंस से हैं, कंप्यूटर किसी साइंस चीज़ से की भी हैं, है, सोशल साइंसेस से हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हल करोगे ना, तो आपको क्रिएटिव होना, क्रिटिकल होना, ये 4, और इसके अलावा और भी हैं, 16 मैंने कहा 16 स्किल्स हैं। ये अगर आपके अंदर आ गई है ना, तो आप आने वाले दौर में जो चेंज हो जाना है फ़ौरन, उसके अपने मसाइल होने हैं, वो इस कंटेंट से सॉल्व नहीं होने, उनको भी आप हल कर लेंगे। तो मैं इन पे फोकस कर लूँ बजाय इसके कि मैं उनको वो चीज़ें सिखाऊं जो कंटेंट बेस्ड है। वो अब स्टूडेंट की अपनी जिम्मेदारी है सीखे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सवाल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जो कंक्लूड किया मैंने आज की डिस्कशन से, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान हो, इन द डिस्टिंक्ट मॉड हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे जो है इस वक्त वो काम कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो रिसर्च कल्चर है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और उसकी प्रमोशन के अंदर जितनी भी इस वक्त एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ है, हमने उसको एज एन अनेबलर, एज अ फैसिलिटेटर जो है उसको अडॉप्ट करना है, और जितनी जल्दी और बेहतर तरीके से अडॉप्ट करें उतना बेहतर है। और तीसरा ये कि अब एक जो नया स्किल सेट रिक्वायर्ड है, हमें उसकी तरफ आना है। वो टीचर हो, वो स्टूडेंट हो, वो पॉलिसी मेकर्स हों, हमें उन नए स्किल सेट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। और सबसे अहम बात वो ये कि जो रिसर्च आउटपुट है वो आउटपुट हमारे इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहा हो, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो, इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो। और उसमें ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ का, पॉलिसी मेकर्स का, गवर्नमेंट का, स्टूडेंट का, टीचर्स का एक पूरा इकोसिस्टम है, वो पूरा इन्वॉल्व होगा। तो इंशाल्लाह हम इस एक पूरी हमारी जो एक हम अभी बात कर रहे थे कि रिसर्च में हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो वो डायरेक्शन दुरुस्त होगी तो इंशाल्लाह हम भी बाकी इकोनॉमीज़ की तरह एक इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी जो है वो बन जाएंगे इंशाल्लाह। सर एट द एंड कोई ऐसी ज़रूरी बात जो आपको लगता है आप मैसेज देना चाहें, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपका रिसर्च मेथड्स एंड एजुकेशन को पढ़ने लगे हैं? तकरीबन जी सारी बातें तो हो गई हैं, और आपने बड़ा अच्छा सम अप भी उसको कर दिया। स्टूडेंट से सिर्फ यही है जी कि जो मैंने दरमियान में एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था, पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। और आप जितना सीखना चाहें उसके लिए टीचर हो, इदारा हो, मुआशरा हो, वो आपको फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे तो आप आगे चल पाएंगे। और दूसरा जो आने वाला ज़माना है जी, वो बहुत चैलेंजिंग है, आज का दौर भी बहुत चैलेंजिंग है। अब जो चीज़ सरवाइव करेगी ना, वो किसी शख्स की एबिलिटी टू चेंज है। सर्वाइवल फॉर द स्टेबिलिटी इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। बिल्कुल। अब जो ज़माना है ना जी, आप कितनी तेज़ी से आप नई चीज़ों के साथ एडजस्ट होना सीख लेते हैं, आप उतने सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है, ये एक बड़ा ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है जी। बिल्कुल। अगर स्टूडेंट ये समझता है कि मैंने एक दफ़ा डिग्री ले ली और बस सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी इसके सर पे, तो ये अब नहीं होगा जी। सो अपने आप को मेंटली इसके लिए तैयार कीजिए, अपने आप को टेक्निकली इसके लिए इक्विप कीजिए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आज का जो सेशन है, मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। डॉक्टर नासिर महमूद ने बहुत अहम मौज़ूआत पर हमसे बात की। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को बता रहे होते हैं। सो अगर एंटरप्रेन्योरियल इंडेक्स को हम देखें तो उसके 4 अहम पिलर्स में वो जो एक इकोसिस्टम मुहैया कर रहा होता है, तो उसमें जो पाकिस्तान हमेशा एक पॉइंट से रह जाता है, वो पाकिस्तान की रिसर्च और इनोवेटिव एबिलिटी है एज ए नेशन। तो मुझे ये लगता है कि जो रिसर्च स्किल्स हैं उन्हीं को सिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज डे एंड के ऊपर अगर आप इनोवेट करना चाहते हैं, अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ को कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो आपका रिसर्च है। आई एम प्रीटी श्योर ये जो कोर्स सर ने रिकॉर्ड करवाया है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।